हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट और साथ में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं अनसर्टेनिटी की और फिर हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की। तो बेटा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे हमारी जो मेजरमेंट होती है जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट हो। ठीक है। तो वहां पे कुछ ना कुछ वहां पे क्या आ जाती है, अनसर्टेनिटी आ ही जाती है। तो मेजरमेंट के साथ साथ क्या आ जाती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है। अब हम क्या करेंगे कि जो अनसर्टेनिटी वहां पे आ रही है उसको रिमूव करने के लिए या फिर ये आप ये कह लीजिए कि परफेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास फर्दर दो टर्म्स आती हैं। पहली आती है एक्यूरेसी और दूसरी आती है प्रिसीजन। अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इन दोनों टर्म्स को वो एक ही समझते हैं। वो सोचते हैं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी सेम ही है। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस रहता है। तो पहले हम बात करते हैं प्रिसीजन क्या होता है। देखो प्रिसीजन का मतलब होता है कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट में आपने एक ही एक्सपेरिमेंट को दो तीन बार परफॉर्म कर लिया है। तो जो वैल्यूज आपके पास आ रही है वो आपस में कितनी क्लोज हैं और जो ट्रू वैल्यू है उसके कितनी क्लोज है। तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रिसीजन कहेंगे। ठीक है। तो प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स। जितनी भी आपने मेजरमेंट ली है उनमें कितनी आपस में क्लोजनेस है। लेकिन एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। इसका मतलब ये होगा कि जो आपके पास ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, अगर अगर वो पहले से ही किसी ने परफॉर्म करके रखा है तो उसके पास उसकी वैल्यूज हैं, ट्रू वैल्यूज हैं। ठीक है। अब आपने परफॉर्म करना है और चेक करना है कि आपकी जो वैल्यूज हैं क्या वो उस ट्रू वैल्यू के आसपास आ रही है या एग्जैक्ट वैसी आ रही हैं। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, फिर एक्यूरेसी कहते हैं। अब एग्जाम्पल के हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास जो ट्रू वैल्यू है किसी एक्सपेरिमेंट की वो टू है। ठीक है, टू है। ठीक है। अब तीन स्टूडेंट है, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, स्टूडेंट ए, बी और सी। अब इन्होंने दो दो बार मेजरमेंट ली और फिर उन दोनों मेजरमेंट का मीन निकाल के उसका एवरेज निकाल लिया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो स्टूडेंट ए है उसने फर्स्ट टाइम जब परफॉर्म किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1.95। सेकेंड टाइम जब उसने परफॉर्म किया तो उसकी वैल्यू आई 1.93। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1.95 और 1.93 जो दो वैल्यूज हैं आपस में क्या है, क्लोज है। लेकिन जब उसने एवरेज निकाला तो वो कितना आ गया, 1.94 आ गया। तो मतलब जो मेजरमेंट ली वो भी आपस में क्लोज है और जो एवरेज आ रही है वो भी क्या है, क्लोज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यूज उसकी आ रही हैं वो क्या है, प्रिसाइज वैल्यूज हैं। तो प्रिसाइज हो गई। अब स्टूडेंट बी की बात करते हैं। स्टूडेंट बी ने क्या किया, उसने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया तो 1.94 आया, सेकेंड टाइम परफॉर्म किया तो 2.05 आ गया। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बिल्कुल भी आसपास नहीं है, क्लोजनेस नहीं है उनमें। और जब एवरेज निकाली तो वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट आ गई उसकी, फिर है ना। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट है और जो एवरेज है उनमें बहुत लार्ज डिफरेंस है। तो ये वाली जो वैल्यूज होंगी ना ही तो वो प्रिसाइज होंगी और ना ही तो वो एक्यूरेट होंगी। ठीक है जी। अब स्टूडेंट सी की बात करते हैं। जो स्टूडेंट सी है उसने भी परफॉर्म किया तो फर्स्ट बार उसका जो वैल्यू आई वो 2.01, सेकेंड टाइम 1.99 और जो एवरेज उसने निकाली वो कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मेजरमेंट थी उनके बीच में क्लोजनेस भी है और जो फाइनल एवरेज वैल्यू आ रही है वो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है ना, जो ट्रू वैल्यू आपकी आई थी बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट सी की जो वैल्यूज हैं वो प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास एक टेबल जिसकी हेल्प से हमने अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसीजन। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है बेटे, देखो आपके पास जैसे बहुत बड़े फिगर हैं, जैसे कि आप एग्जांपल दे के रखा है आपको। ठीक है, एग्जांपल में आप देख सकते हैं आपके पास एक बहुत बड़ा फिगर है। अब इस फिगर को अगर मान लीजिए आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो इतना बड़ा फिगर लिखना कितना लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो वहां पे हम यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन को, जहां पे हम यूज करते हैं फॉर्मूला दैट इज 10 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर n। ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करके हम बहुत ही बड़े बड़े फिगर्स को छोटी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, उसको मैं किस तरीके से लिखूंगी, दैट इज 6.022 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू द पावर 20
3। तो मैंने क्या किया, जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनको एक साथ लिख लिया और जो जीरो वाले डिजिट है उनको 10 की पावर में लिख लिया। तो अगर आप काउंट करेंगे यहाँ पे ना, तो जो जीरो लिखी हुई है वो सारी कितनी, टोटल 23 होंगी, तो 10 टू पावर 23। अब इसका यूज कहाँ होगा, जैसे कोई आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशंस है उनको सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए एग्जांपल दिया है आपको, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ये कैलकुलेशन है। अब आप इसको 10 की पावर्स में नहीं लिखते तो बहुत लंबा बड़ा फिगर हो जाता, तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है। और बाद में इसकी देखो, अगर कैलकुलेशन चेक करोगे तो वो भी कितनी इजी हो गई फिर, है ना। जो नॉन जीरो नंबर्स हैं उनको साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर्स को ऐड ऑन कर दिया, फाइनली आपके पास वहां पे आंसर भी आ गया, है ना। तो जस्ट एग्जांपल है कि साइंटिफिक नोटेशन जो है वो कितना इजी कर देती हैं हमारी कैलकुलेशन को। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं बेटा, ये एक मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं, ठीक है। अब इन डिजिट्स की जरूरत क्यों पड़ी, अगेन वही चीज कि सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी के लिए हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो सर्टेनिटी के लिए हम क्या करते हैं, एक तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को अगर आप समझ लोगे तो रूल में से ही आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन सारे रूल को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल अंडरस्टैंड करेंगे। और एक बात नोट कर लीजिए कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, फिर चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। चलिए अब बात करते हैं हम फर्स्ट रूल की। और रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब हुआ कि जीरो नहीं होनी चाहिए वहां पे, तो वो सारे ही क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल 285 सेंटीमीटर। अब 285 सेंटीमीटर में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है, 3। तो आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर इन 285 वैल्यू, तो आप क्या बोलेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे ही अगर 0.25 ml है, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो को नहीं लेना है आपने। जो नॉन डिजिट जो आपके पास नॉन जीरो है वो कौन कौन से हुए, 2 और 5, मतलब 2 डिजिट हुए। तो आपके पास 0.25 ml में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दैट इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है जी, पहला रूल क्लियर हो गया कि जितने भी नॉन जीरो होंगे वो सारे ही क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अब बात करते हैं अपने सेकंड रूल की। सेकंड रूल क्या कहता है, zeros proceeding to first non zero digit are नॉट सिग्निफिकेंट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये कि अगर किसी भी डेसिमल पॉइंट के पहले, मतलब कि कोई भी आपके पास यहाँ पे जैसे 0.03 लिखा हुआ है, तो 3 से पहले जो दो जीरो आ रही हैं ये, इनको आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसका, दैट इज 1। ठीक है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे ही 0.0052 होगा, तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा आपके पास, दैट इज 5 और 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे यहाँ पे। तो रूल समझ में आया, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब जो भी जीरो के पहले जीरो होंगे और बाद में आपके पास नॉन जीरो डिजिट होगा, तो वो जीरो जो है वो एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। दिस इज रूल नंबर 2। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास इस तरह का कोई एग्जांपल है 2.005, यहाँ पे जीरो बीच में आ रही है, तो इस केस में आपका पूरे सारे डिजिट्स जो हैं वो एज अ सिग्निफिकेंट नंबर काउंट होंगे। तो इस वाले एग्जांपल में आपके पास 4 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, ठीक है। जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं, फोर्थ पॉइंट में ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल है जहां पे डेसिमल पॉइंट्स है आपके, ठीक है, डेसिमल के आगे आपके पास जीरो जीरो आ रही हैं, जैसे 0.200, तो इस केस में ये जीरो काउंट होंगी एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब यहाँ पे आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है 100, ठीक है, 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो उस केस में सिर्फ आप ये जो डिजिट होगा इसी को काउंट करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। बट अगर मैं 100 के आगे यहाँ पे जीरो लगा दूंगी, तो उस केस में हम इस पूरे को ही क्या कंसीडर करेंगे, एज अ सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 100.0 में। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 3 पॉइंट एक साथ बता रहे हैं आपको। ये क्या लिखा है यहाँ पे, एक बार रीड कर लीजिए। ये बोल रहे हैं
कि zeros at the end or right of the number are significant provided they are on the right side of the decimal point, decimal point के साइड राइट साइड को होंगे तो वो उसको कंसीडर करेंगे हम। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है 0.200 है ना, इसके यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है आपके, बट कह रहे हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 100 है, 100 होगा तो उसमें सिर्फ 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, बट 100 में अगर आप यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यूज कर लेते हैं तो उस केस में आपका पूरा का पूरा नॉन जीरो वैल्यूज और जीरो जो है वो काउंट होंगी एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। और कह रहे हैं कि अगर अगर आपके पास ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसे फिगर आ जाता है 000 ऐसे करके, तो उस केस में आप इसको कैसे लिखेंगे, 10 की पावर्स में लिख देंगे। जितनी भी 10 की पावर्स आएंगी तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन का यूज करके इसको उस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, फोर्थ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल 2 balls 20x, मतलब कोई नंबर आप काउंट कर रहे हैं, जैसे 2 balls हो गई, 20x हो गए, 12 बनानास हो गए, इस तरह से है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट के नंबर है, तो उस केस में हम उसको क्या करेंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर उसके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, जैसे 2 हमने कहा था 2 वॉल, तो उस केस में 2.000 आप कितने भी जीरो यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, 20 बोला तो 20.000 कितने भी जीरो लगाएंगे तो वो सारे जीरो क्या होंगे यहाँ पे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बेटा, वो आगे फर्दर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी एक अलग से रूल हमें फॉलो करना पड़ता है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वैल्यूज हैं 0.326, ठीक है, और दूसरी वैल्यू है यहाँ पे 1.2। अब यहाँ पे जो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1.526। लेकिन यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर हम लेंगे वो कौन सा लेंगे, सिर्फ 1.5 ही लेंगे, मतलब इसी को हम वैल्यू कंसीडर करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या रूल फॉलो करना है, यहाँ पे रूल ये फॉलो करना है कि पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपका, इसके आगे आपके पास कितने डिजिट हैं, तो यहाँ पे इस वाले केस में आपके पास 3 डिजिट आ रहे थे आफ्टर डेसिमल पॉइंट, कितने आ रहे थे, 3 डिजिट आ रहे थे आफ्टर डेसिमल पॉइंट, और इस केस में आपके पास 1 डिजिट आया आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो अब हम यहाँ पे वो वाला कंसीडर करेंगे जो लोअर वाला रहेगा, कम वाला होगा, ठीक है, जहाँ पे कम डिजिट होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे 1.2 में 1 डिजिट था आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा उसमें भी 1 ही डिजिट होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट रूल। ठीक है, यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं। सेकंड क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन होगी या फिर डिवीजन होगी तो वहां पे क्या करेंगे। अब ये भी अगेन हम एग्जांपल से समझते हैं। 0.326 मान लीजिए आपके पास अगेन ये टर्म है, और इसको मैंने 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.3912। लेकिन जो फाइनल आंसर में एज अ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे काउंट करूंगी वो कितना होगा, 0.39। अब ऐसा क्यों हुआ, अगेन यहाँ पे आपके पास कितने थे, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे थे, है ना, 3 डिजिट्स आ रहे थे। यहाँ पे आफ्टर डेसिमल पॉइंट आपके पास कितने आ रहे थे, ये टोटल काउंट कर लो, तो टोटल कितने आ रहे थे आपके पास, यहाँ पे टोटल आ रहे थे हमारे पास 2। ठीक है, 2 डिजिट, 2 डिजिट आ रहे थे, और 2 क्या आ रहा था, सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा था। तो जो आंसर आपके पास आएगा वहां पर भी आपके पास 0.39, मतलब कि आपके पास दो ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। दिस इज द रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल रही है कि मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये दोनों रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे हमने चेक करने हैं नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, और एडिशन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें उस चीज को याद रखना है। 2 होंगे तो 2, 3 होंगे, मिनिमम जो होगा मतलब उसको आपने लेना है। ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको आपने कंसीडर करना है एज अ फाइनल। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो हमने अभी पीछे देखा उसके भी कुछ रूल्स हैं, वो जो मैंने आपको अभी पीछे बताया वो एक सिंपल फंडा है ना, लेकिन उसके फर्दर कुछ और रूल्स आते हैं, उनको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहला रूल, अगर राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5, जैसे हमने पीछे रिमूव कर दिए थे 2 डिजिट, हमने तो मिनिमम पॉइंट कंसीडर करना है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके पास राइट मोस्ट डिजिट इज टू बी रिमूव्ड, अगर मोर देन 5 है, लेस देन 5 है, तो क्या केस रहेगा फिर। अब एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, ये 1.386 है आपके पास, ठीक है,
अब यहाँ पे मुझे 6 को रिमूव करना है मान लीजिए, तो उस केस में मैं अगर आपका यहाँ पे जो 1.38 है, मतलब कि ये वाली जो डिजिट है वो 5 से ज्यादा है, 8 है, तो आप यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करके 1.39 ले सकते हैं। तो ये बन गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, लेकिन अगर किसी केस में जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है 4.334, यहाँ पे मान लीजिए मुझे 4 को रिमूव करना है, लेकिन आपके पास यहाँ पे जो डिजिट है ये 5 से कम है। ठीक है, 5 से कम है, तो उस केस में ये राउंड ऑफ करके 5 वैल्यू से ऊपर नहीं जाएगा, ये इतना ही रहेगा 4.33। अब इन दोनों एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस था, यहाँ पे आपके पास 8 था, उसको हमने यहाँ पे 9 ले लिया क्योंकि यहाँ पे डिजिट 5 से ऊपर है। यहाँ पे डिजिट 5 से नीचे था, तो यहाँ पे 4 को तो रिमूव किया, पर यहाँ पे 3 को हमने इंक्रीज नहीं किया, वो 4.33 ही रहा। ठीक है, आई थिंक ये वाला रूल तो आपने लोअर क्लासेस में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना। तो ये दो रूल यहाँ पे आ गए आपके पास। थर्ड रूल में ये क्या कह रहे हैं, थर्ड रूल में ये कह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से ही अंडरस्टैंड करते हैं। 6.35 है आपके पास, है ना, 6.35 है, राउंड ऑफ करके वो कितना आ जाएगा, हम 5 को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 6.4। ठीक है, 6.4 आ गया, तो 6.35 को हमने राउंड ऑफ करके 6.4 लिख दिया। ये हो सकता है, ये कब होगा, लेकिन ये तब होगा जब 5 को रिमूव करके जो सेंटर का डिजिट होगा वो कोई आपका ऑड नंबर होगा। ठीक है, जो सेंटर का डिजिट है ना आपका, 3 सेंटर में आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 को आपने रिमूव करना है, 5 को रिमूव करना है, लेकिन उसके पहले का जो डिजिट है वो आपका क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो उस केस में आप 3 को इंक्रीज करके 4 कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी एग्जाम्पल में 6.25 है, देखो अब मुझे यहाँ पे 5 को रिमूव करना है, 5 तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो अगर इवन नंबर आएगा, 6 मतलब 2 जो है वो क्या है बेटा, इवन नंबर है। अब इवन नंबर आएगा तो उस केस में राउंड ऑफ जो है वो 6.2 ही रहेगा, वो 6.3 नहीं होगा। दिस इज योर रूल नंबर 3 फॉर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड इन केस ऑफ डिवीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर बीच में सेंटर वाला डिजिट जो है वो ऑड होगा, तो राउंड ऑफ करके जो फाइनल वैल्यू है वो 1 पॉइंट इंक्रीज हो जाएगी, 6.3 से 6.4 हो जाएगी। अगर सेंटर वाला जो है वो इवन होगा, तो उस केस में 5 तो रिमूव होगा, लेकिन 2 इंक्रीज होकर 3 नहीं होगा, वो 6.2 ही रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है कि मान लीजिए कि आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि 1 डे, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, कितने घंटे होते हैं, तो आपको वो सेकंड्स में कैलकुलेट करना है ना। या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे इंच में देके रखी है कोई वैल्यू, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो मतलब कि यूनिट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं बेटा, यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड हम यहाँ पे यूज करते हैं उसका नाम है फैक्टर लेवल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस कह रहे हैं। अब इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 इंच है दिया है, और आपको ये बोल रहे हैं कि मुझे सेंटीमीटर में बताओ कि कितना होगा ये। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 इंच कितना होता है, 1 इंच कितना होगा। 1 इंच कितना होता है बेटा, वो होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो 3 इंच कितना हो जाएगा, फिर 3 इंच कितना हो जाएगा, 3 इंच इज इक्वल टू 2.54 डिवाइड बाई 1। ठीक है, ये ऊपर जो है वो सेंटीमीटर में है, 1 किस में है, इंच में है, मल्टीप्लाइड बाई 3 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 7.62 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इंचेस को किसमें चेंज कर दिया, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। तो मतलब कि हम किसी भी यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड, दैट इज फैक्टर लेवल मेथड। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आपको आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेज को कन्वर्ट करना है आवर्स में, या ये वाला क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो रहेगा हमारा मोल कंसेप्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको केमिस्ट्री इजी लग रही है, कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। कोई कोई टॉपिक आपको टफ लग रहा है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना जो भी डाउट है वो डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।